तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जो कि आपके लिए एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी का भी आपका एग्जाम आने वाला है और जो प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में रिपीट होने वाले हैं। क्योंकि अभी यहीं पर देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस में ही शुरू में जो प्रश्न आए थे वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो पक्का है कि आपके एसएससी जीडी में दिल्ली पुलिस के सारे प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम आपके लिए लाइव क्वेश्चन ही लेकर के आ गए हैं जो आज पूछे गए हैं। इसके बाद हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहले दिन जब दिल्ली पुलिस में जो पहला पेपर हुआ था तब से लेकर के अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिटेल एग्जाम एनालिसिस के साथ में लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी एसएससी जीडी की भी तैयारी अच्छी खासी हो सके। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर में आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जीके जीएस आपकी थोड़ी सी कठिन हो रही है, जैसे जैसे पेपर खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जीके जीएस कठिन होती जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेकेंड शिफ्ट 29 नवंबर, पहला प्रश्न देखते हैं। दो आज किताबें पूछी गई हैं और दोनों जो है फॉरेन की किताबें पूछी गई हैं, इसलिए थोड़ा सा ये पेपर आज कठिन रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है थ्री मैन इन वोट, ये किसकी पुस्तक है? तो जेरोम की पुस्तक है थ्री मैन इन वोट। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो जेरोम के द्वारा लिखित यह एक उपन्यास थ्री मैन इन वोट एक नाव यात्रा के बारे में एक कहानी है जो जे टेम्स नदी और अपने दोस्तों के साथ में जॉर्ज और विलियम सैमुअल हैरिस के साथ में जो है जॉर्ज और विलियम सैमुअल जो हैं इनके बारे में ये कथा लिखी गई है। ठीक है, टेम्स नदी में ये लोग एक वोट में घूमने जाते हैं, कुत्ता होता है, तीन लोग ये होते हैं, उसी पर ये लिखी गई है। फिलहाल आपसे ये पूछा गया किसके द्वारा लिखी गई है, तो जेरोम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दें एसएससी जीडी की जो 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं उन वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चच्चू प्रकाशन के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल राइफलमैन के लिए। यह एक तरह की स्टडी गाइड है। इसमें आपको मिलेगा बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लगभग 2800 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में 5 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं और आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर करके डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। और इसके अलावा इनके द्वारा एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है चच्चू प्रकाशन के द्वारा ही एसएससी जीडी के लिए। तो आपको स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों खरीद लेना है। इससे फायदा ये हो जाएगा, स्टडी गाइड से अपनी पूरी तैयारी कीजिए, हर सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट से एक बेहतरीन प्रैक्टिस करके अपनी एक सीट एसएससी जीडी में पक्की कर लीजिए। कम समय में कम रुपए में एक सीट आपकी पक्की हो सकती है। ये दोनों किताबें आप मंगा सकते हैं, चाहे तो आप अमेजन से मंगा लीजिए या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ये दोनों किताबें मंगा करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी किसी के चक्कर में पड़िए, समय बहुत कम बचा हुआ है। एक बार इन दोनों किताबों को एक बार रट डालिए, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी। चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे पीएमकेवीवाई कहते हैं, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये युवाओं के लिए ही शुरू की गई है। ठीक है, भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने योग्य योजना यह बनाई गई थी कि 1 करोड़ युवाओं को हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ये कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी जुलाई 2015 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, रिपीट हुआ है यह प्रश्न। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। देखिए कैसे कैसे होते हैं 12 खिलाड़ी, आइए बता देते हैं। देखिए कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 तो कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। कबड्डी कोर्ट डॉज बॉल गेम जितना बड़ा होता है। कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर बाई 10 मीटर का होता है। ठीक है, तो 13 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एशिया में पहली बार ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? डेट आपसे पूछी थी। तो 1964 में पहली बार एशिया में जो है ओलंपिक आयोजित किया गया था। कौन से शहर में, कौन सा ओलंपिक, आइए देख लेते हैं। तो 18वां जो ओलंपिक है वो आपके एशिया में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक थे, जो 10 से 24 अक्टूबर 1964 तक 15 दिनों तक टोक्यो में आयोजित किए गए थे। ठीक
ठीक है। शहर पूछते हैं तो आप आराम से टोक्यो लगा सकते थे, सबको याद रहता कि ज़्यादातर जो ओलंपिक हैं एशिया में बात करते हैं तो जापान में हुए थे, ठीक है। 93 देशों और क्षेत्रों के कुल लगभग 5151 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। अब ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कितनी कितनी कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा हुई थी, इसे आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपके ओलंपिक 1964 में हुए थे एशिया में। ये प्रश्न सारे आपके रिपीट होंगे एसएससी जीडी में, इसलिए एसएससी जीडी वालों के लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कौन से देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, तो स्वतंत्र न्यायपालिका को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति के इस महाभियोग के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इतने सारे जो हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ये सब आपको दे करके जाना, क्योंकि आज आपसे स्वतंत्र न्यायपालिका पूछी है तो कल आपसे इनमें से भी एक पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पशुधन किस पशु का है? तो देखिए, पशु की बात करें तो गाय सबसे ज़्यादा है भारत में, 19.91 करोड़ गाय हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो लगभग 70% जो अपनी आबादी है वो कृषक जो है वो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जितने मान लीजिए 100 किसान हैं तो 70 लोग जो हैं वो पशुपालन करते हैं, ठीक है। तो इनके पास में देश के पशुधन का 80% जो है पशुधन इनके पास में रहता है, ठीक है। स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास में ही है, ठीक है। भारत में लगभग 19.91 करोड़ गाय हैं, ठीक है। 10.53 करोड़ भैंसें हैं, 14.55 करोड़ बकरी हैं और 7.61 करोड़ भेड़ हैं, 1.11 करोड़ सूकर हैं। बाकी ये सब मुर्गी वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पशुओं की बात करें तो वो आपकी गाय है, ठीक है। बाकी ये भी आपका जाता, लेकिन आपको ऑप्शन में मुर्गी नहीं दिया गया था। गाय, सूकर, भैंस और बकरी दी गई थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर बकरी का आता है। ये प्रश्न एमपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है। अगला है अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 जो है वो कब कहाँ पर आयोजित किया गया था? जो T20 वाला, ठीक है। T20 वाला आपसे पूछा गया था। पहली बार यह आयोजित किया गया अंडर 19 के लिए। तो देखिए, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। देखिए, तो भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंद करके बड़ा इतिहास रच दिया। बता दें कि यह अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था, ठीक है। पहला था, करंट अफेयर का यह प्रश्न इसीलिए बना है जिसका चैंपियन भारत बना है, ठीक है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और इंग्लैंड को भारत ने हराया था, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान के नाग नृत्य को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में एक नाग वाला नृत्य होता है, ठीक है, जिसमें सांप नृत्य भी कहते हैं। तो उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? तो उसका नाम है कालबेलिया लोक नृत्य, ठीक है। ये राजस्थान का है। देखिए, तो राजस्थान के प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया, ठीक है। कब? 2010 में इसको शामिल किया गया था और ये कई बार पूछा गया। एमपी पुलिस में भी कई बार यह प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ था। तो कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसी जाति के नाम पर इसे सांप नृत्य भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगर भारत में बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर पूरे विश्व में बात करें तो भारत और नेपाल में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है और एग्जैक्ट बात करें तो नेपाल में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। देखिए, तो थारू लोग अधिकतर भारत या नेपाल में रहते हैं। भारत के कुछ ही राज्य जैसे अगर हम बात करें तो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है, लेकिन बेसिकली यह नेपाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन में क्या था? वो डिपेंड करता है, देश पूछा था या राज्य पूछा था, ठीक है। अगला है, छठ पूजा कहाँ पर आयोजित की जाती है? बिहार का प्रश्न है। ये बिहार वाला प्रश्न इससे पहले भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहार में आयोजित की जाती है छठ पूजा, बेसिकली बिहार में। उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाई जाती है। यह त्यौहार हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में मनाया जाता है। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कब मनाया जाता है, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था कि वो जो आपकी रामनवमी है वो कौन से माह में मनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, कार्तिक माह में ये छठ पूजा मनाई जाती है। यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ठीक है। उषा को ही छठी मैया के नाम से जाना जाता है, उन्हीं को यह समर्पित है। ये भी आपको याद रखना है कि ये छठ पूजा कौन से देवता को? सूर्य देवता और उनकी पत्नी को समर्पित है। अगला पूछा है, अनुच्छेद 139 का संबंध किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 139 के द्वारा मिलती है। देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो सर आर्टिकल 32 क्या है? तो आर्टिकल 32 आपके लिए है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं। पर सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है उसको वह शक्ति कहां से मिलती है? तो वो आपका अनुच्छेद 139 देता है, ठीक है।
चलिए, द रेनबो उपन्यास, दूसरा प्रश्न है द रेनबो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये भी आपका जो है मतलब कि फॉरेन का उपन्यास है, तो D.H. लॉरेंस के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। तो द रेनबो ब्रिटिश लेखक D.H. लॉरेंस का एक उपन्यास है जिसे पहली बार 1915 में मैथुएन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो D.H. लॉरेंस का उपन्यास है द रेनबो। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जी जो हैं वो भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, तो प्रथम तो विनोबा भावे जी हो गए, दूसरे और तीसरे क्रमशः जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा भी आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना कब शुरू की गई? तो 2016 में। 3 योजनाएं आज आपसे पूछी गई हैं। 2016 में उन्नत कृषि योजना शुरू की गई थी। देखिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना और इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपके जीके जीएस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। थोड़ा सा आज कठिन आपका पूछा गया जीके जीएस। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में आपका शिफ्ट प्लस F3 दबाने पर क्या होगा? ये प्रश्न पूछा था। एस्केप की से संबंधित एक प्रश्न था कि मिटाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो एस्केप की है। एफटीपी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किस में किया जाता है? ये प्रश्न था। बाकी MS वर्ल्ड 365 से 4 प्रश्न थे, MS एक्सेल से 2 प्रश्न, 2 आपकी शॉर्टकट की और 1 आपका ईमेल से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। कोई खास परिवर्तन नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब आपके 2 मिरर इमेज हैं। आकृति के 3 प्रश्न हैं। एम्बेडेड फिगर के 2 प्रश्न हैं। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं। अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न हैं। कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। 1 प्रश्न डाइस से पूछा गया है। फिगर काउंटिंग का इस शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं था। सेटिंग अरेंजमेंट का 1 प्रश्न है और वेन डायग्राम का भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात करते हैं। मैथ में टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न, SI CI से 1-1 प्रश्न, 1-1 प्रश्न लगभग हर टॉपिक से उन्होंने कवर किया है। ठीक है, अंतर वाला प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। चाल दूरी से 2 प्रश्न है, बॉड मास से 1 प्रश्न है, परसेंटेज से 1 प्रश्न, एवरेज से 1 प्रश्न और आपका एडवांस मैथ से 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न आपके डिस्काउंट से भी पूछे गए हैं। ठीक है, बट्टा वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके इस शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ये हमारा आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर हम SSC GD के फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको मिल जाएगी। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से यह चैनल है। ठीक है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, राकेश यादव सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर PDF फॉर्म में फ्री अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक जरूर कर देना भाई। और SSC GD का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। फिलहाल जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है तो इसी को आपको SSC GD का प्रैक्टिस सेट मान करके, ठीक है, इसको आपको लगाते जाना है जिससे कि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, 3rd शिफ्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।